किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता कैसे चलता है? एक तरीका है उसकी नेशनल इनकम को देखना। ये एक तरह से देश का इकोनॉमिक स्कोर कार्ड है। पर इस स्कोर कार्ड में क्या क्या गिना जाता है? क्या हर एक रुपया जो हाथ बदलता है वो इसमें शामिल होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस बात को बेहतर समझने के लिए मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। सोचिए, दो अलग अलग घटनाएं होती हैं और दोनों में 10 लाख रुपए की बात है। तो क्या उनका आर्थिक असर भी एक जैसा ही होगा? देखिए, एक तरफ कोई 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत जाता है और दूसरी तरफ 10 लाख रुपए लगाकर एक नया घर बनाया जाता है। अब रकम तो बिल्कुल बराबर है ना, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इनमें से सिर्फ एक ही चीज सच में गिनी जाती है। अब इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक सुनहरे नियम में छिपी है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही जरूरी नियम जो ये तय करता है कि क्या गिना जाएगा और क्या नहीं। तो ये सुनहरा नियम बहुत आसान है। नेशनल इनकम में सिर्फ करंट ईयर में पैदा हुई नई चीजों और सेवाओं की वैल्यू को ही गिना जाता है। घर बनाना मतलब एक नई चीज बनाना, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है। लेकिन लॉटरी जीतना, वो तो सिर्फ पहले से मौजूद पैसे का एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाना है। इससे इकोनॉमी में कुछ नया तो बना नहीं, राइट? इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए एक खास टर्म यूज करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। मतलब ऐसा पैसा जो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, जैसे कि लॉटरी का इनाम, सरकार से मिलने वाली पेंशन या फिर कोई गिफ्ट। क्योंकि इनके बदले कोई नई चीज या सर्विस नहीं बनी, इसलिए इन्हें नेशनल इनकम से बाहर रखा जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि पैसे का हाथ बदलना काफी नहीं है, उसके बदले कुछ नया बनना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमें सिर्फ नए प्रोडक्शन को ही मापना है। लेकिन सवाल ये है कि इसे मापे कैसे? इसके लिए एक्सपर्ट्स के पास 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए तरीके हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, आप इकोनॉमी को 3 अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। पहला, ये देख लें कि देश में कुल बना क्या, यानी प्रोडक्शन मेथड। दूसरा, ये हिसाब लगा लें कि लोगों ने कुल कमाया कितना, यानी इनकम मेथड। या फिर तीसरा, ये देख लें कि लोगों ने कुल खर्चा कितना किया, यानी एक्सपेंडिचर मेथड। और मजे की बात यह है कि अगर सब कुछ सही से गिना जाए तो तीनों तरीकों से जवाब एक ही आना चाहिए। चलिए, अब इस गोल्डन रूल को कुछ असल दुनिया के उदाहरणों पर लगाकर देखते हैं। तैयार हैं? एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है। तो पहला केस ये है, एक ब्रोकर एक सेकंड हैंड घर बिकवाने में मदद करता है और इसके लिए उसे कमीशन मिलता है। तो क्या ये कमीशन नेशनल इनकम में गिना जाना चाहिए? जरा सोचिए। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल गिना जाएगा। पर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? और यहीं पर ये नियम बहुत अच्छे से समझ आता है। देखिए, घर तो पुराना था तो उसकी बिक्री तो सिर्फ एक पुरानी संपत्ति का ट्रांसफर है, उसे हम नहीं गिनेंगे। लेकिन ब्रोकर ने जो अपनी सर्विस दी, खरीदार और बेचने वाले को मिलाया, कागजों का काम किया, वो एक नई सर्विस है जो इसी साल दी गई। इसलिए उस सर्विस के बदले जो कमीशन मिला वो बिल्कुल नेशनल इनकम का हिस्सा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक कार कंपनी कार बनाने के लिए स्टील खरीदती है। जब हम नेशनल इनकम गिनेंगे तो क्या हम उस स्टील की कीमत को अलग से गिनेंगे? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, और इसके पीछे एक बहुत बहुत जरूरी वजह है। वजह यह है कि स्टील यहां एक इंटरमीडिएट गुड है। मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट यानी कार का एक हिस्सा है। जब कार बाजार में बिकती है तो उसकी कीमत में स्टील की लागत पहले से ही शामिल होती है। अब अगर हम स्टील को अलग से गिने और फिर पूरी कार को भी गिने तो हम स्टील को 2 बार गिन लेंगे ना। इसी को डबल काउंटिंग की समस्या कहते हैं, और इससे बचने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही गिनी जाती है। अब एक और मजेदार केस सोचिए। एक किसान अपने खेत में गेहूं उगाता है, लेकिन उसे बाजार में बेचता नहीं बल्कि खुद अपने परिवार के खाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो क्या यह काम नेशनल इनकम में गिना जाएगा? आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ, इसे गिना जाता है। देखिए, भले ही वो गेहूं बाजार में नहीं बिका, पर उसका प्रोडक्शन तो हुआ है। वो एक नई चीज है जो इसी साल उगाई गई। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स उसकी एक अनुमानित मार्केट वैल्यू निकालते हैं, जिसे इंप्यूटेड वैल्यू कहते हैं, और उसे नेशनल इनकम में जोड़ देते हैं। यही लॉजिक उन घरों पर भी लगता है जिनमें मालिक खुद रहते हैं। उनके एक अनुमानित किराए को भी नेशनल इनकम का हिस्सा माना जाता है। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम की गिनती कितनी पेचीदा हो सकती है, पर सवाल ये है कि इतनी मेहनत की क्यों जाती है? आखिर ये एक नंबर इतना जरूरी क्यों है? असल में ये नंबर हमें बहुत कुछ बताता है। इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सरकारों को नीतियां बनाने में मदद करता है,
कंपनियों को अपने फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि देश आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है या नहीं। लेकिन एक बात और है, नेशनल इनकम का ये आंकड़ा जितना काम का है उतना ही अधूरा भी है। ये हमें पूरी कहानी नहीं बताता। बहुत कुछ ऐसा है जो इस गिनती से पूरी तरह छूट जाता है। जरा सोचिए, घर पर परिवार के सदस्य जो काम करते हैं, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, साफ सफाई, ये सब कितने जरूरी काम हैं, पर इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं गिनी जाती। इसी तरह ब्लैक मार्केट या अंडरग्राउंड इकोनॉमी में जो भी लेन देन होता है वो भी इसमें शामिल नहीं होता। और एक बहुत ही जरूरी बात, इन सब आर्थिक गतिविधियों से हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ता है उसका तो इसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर समाज की नींव रखने वाले काम, जैसे कि अपने परिवार की देखभाल करना, हमारे इस इकोनॉमिक स्कोर कार्ड में गिने ही नहीं जाते, तो क्या हम सच में अपनी इकोनॉमी की पूरी और सही तस्वीर देख पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको